अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख रहे हैं इरफ़ान रमज़ान, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फ़रहान अली फारिस। नाज़रीन, आज हमारी इस ट्रांसमिशन में ख़ुसूसी मेहमान हैं पाकिस्तान की एक अहम शख्सियत जिन्होंने पाकिस्तान में सियासत के ज़रिए, अपनी खिदमात के ज़रिए पाकिस्तान में बहुत काम किया और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा भी हैं और साबिक़ रुकन कौमी असम्बली भी हैं और चेयरमैन हिलाल अहमर पाकिस्तान और शहर कायद की सियासत में एक ऐसी आवाज़ समझी जाती है जो कराची के शहरियों की आवाज़ बनकर उभरते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कराची में अब बहुत सारे बेशतर मसाइल हैं। पानी का मसाइल, सीवरेज के मसाइल, गैस के मसाइल, बिजली के मसाइल। हर मसले पर आपको अक्सर बोलते हुए नज़र भी आते हैं, आवाम की नुमाइंदगी करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम रेहान हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? करम। ठीक हैं? थैंक यू। रेहान भाई, ये बताइए कि कैसा जा रहा है रमज़ान सबसे पहले तो? जी बहुत शुक्रिया। रमज़ान माशाल्लाह से एज़ यूजुअल, लेकिन इस दफ़ा कुछ रमज़ान की रमक में थोड़ी सी कमी आ गई, ख़ास तौर पर जब हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों को देखते हैं और गज़ा में होने वाले मज़ालिम को देखते हैं, और अभी जो हालिया दिनों में जो ईरान के ऊपर जारहियत की गई है उसको देखते हैं, और उसमें होने वाली अमवात को देखते हैं, शहादतों को देखते हैं, रहबर की शहादत को देखते हैं, तो वो रमज़ान में जो होना चाहिए था वो शहादत के जज्बे और सब्र के जज्बे से सरशार रमज़ान है, और बड़ी आजमाइश के तौर पर यह रमज़ान है। और ज़ाती तौर पे तो हम कराची वाले और पाकिस्तानी तो नबर्द आज़मा हैं। अफ़गानिस्तान से भी हालत जंग में हैं, हमारी अफ़वाज पाकिस्तान सरहदों की हिफाजत पर मामूर हैं, शहादतें ले रही हैं, और दूसरी जानिब हमारा पड़ोसी मुल्क साजिशें करता हुआ नज़र आ रहा है, इकनॉमिक क्राइसिस हैं, तो इकनॉमिकली भी बड़ा वाइब्रेंट और सब्र आज़मा है, हुँ। और शायद इसी का अजर भी मिले, और यही रिकॉर्ड पर भी आएगा, ऊपर भी। अच्छा, अब ये पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कराची, जिसको पाकिस्तान की इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, और इसमें अब क्योंकि इतने मसाइल हैं कि और दूसरे शहर जो हैं वो बहुत ज़्यादा तरक्की की तरफ जा रहे हैं, जबकि कराची जो है वो मज़ीद जो है वो ख़राबी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, सीवरेज के निज़ाम को ले लें, तो पाकिस्तान में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का एक बहुत बड़ा किरदार और ख़ास तौर पे कराची के हवाले से रहा है। तो अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट किस तरह से इसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है? देखें, क़वानीन की अमलदारी के ऊपर होता है इन्हिसार। जी। क़वानीन के ऊपर अगर अमल दरामद नहीं होगा हुँ। तो मामलात ख़राब होंगे, और तवातुर से आप देखते होंगे कि हम मुख्तलिफ़ औक़ात में बल्दियाती निज़ाम को हुँ। मुस्तहकम करने की बात करते हैं, और यही अल्फाज आज दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ माँ सिवाय रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातें बोलती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये वही बयानिया है जो कई दिहाइयों से एमकेएम पाकिस्तान कहती हुई आ रही है कि लोकल बॉडीज़ सिस्टम को इन्हांस होना चाहिए, मुशर्रफ साहब जैसा लोकल बॉडीज़ का निज़ाम होना चाहिए जिसमें रूट लेवल डेमोक्रेसी हो, और हम सिर्फ बात ये करते रहे हैं कि आइन की पासदारी हो। आइन पाकिस्तान में लिखा हुआ है आर्टिकल 140A में कि उस रूट लेवल डेमोक्रेसी की बात की है। जब आपके इलाके का काउंसलर आपके इलाके में सर्व करने की अहलियत रखेगा और फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स उसके पास होंगी, हुँ, हुँ। कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अगर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, और मैं ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि हम ऑनरेबल कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट से इसके ऊपर डायरेक्टिव्स भी लेकर आए, और उसके बावजूद भी अमल दरामद नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह आलमी सतह पर आज वो तो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि पावर लस्टी जो इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस हैं वो अपने इक़्तिदार के और ताकत के एक्सरसाइज करने के लिए, इक़्तिदार के हसूल के लिए जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी है जो लब कुशाई उस तरह नहीं कर सकती, उसको तहतेख कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा ही कमोबेश निज़ाम है, जो रूलिंग एलीट है आज वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा, बावजूद इसके कि क़वानीन मौजूद हैं, लॉजिक्स मौजूद हैं, बैन अल-अक़वामी स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, मुशर्रफ का जैसा निज़ाम मौजूद है, उसकी मिसालें मौजूद हैं, लोगों के पास आर्गूमेंट्स हैं, लेकिन पावरफुल जो एलीट है, जो रूलिंग एलीट है, जो पॉलिटिशियन है, वो उसको करना नहीं चाहते। क्यों ऐसा होता है कि डिक्टेटरशिप के दौर में जो रूट लेवल डेमोक्रेसी है वो बेहतर होती हुई नज़र आती है, और जमहूरियत के चैम्पियंस के दौर में जमहूर के जो नाम पे वोट लेकर आते हैं, उनके दौर में
जो रूट लेवल डेमोक्रेसी है, जो नर्सरी की डेमोक्रेसी, वो ख़राब होते हुए नज़र आती है। तो अनफॉर्चुनेट है ये। मेरा ख़्याल है कि सोशल मीडिया का दौर और आप लोगों के तवस्सुस से हर ख़ास व आम को अब ये पता चल जाता है ज़राए बलाग़ के ज़रिए कि क्या चीज़ दुरुस्त है, क्या चीज़ गलत है। लोगों की फ्रस्ट्रेशन होगी क्योंकि लोग इस हद तक बर्री ज़िम्मा हो जाते हैं कि अपना वोट दे देते हैं। अब उनका वोट अगर मैनिपुलेट होता है तो वो भी उनका कसूर नहीं है, और वोट देने के बावजूद भी उनके बुनियादी मसाइल अगर हल नहीं होते तो उसमें भी उनका कसूर नहीं है। लेकिन ये क्योंकि एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, इर्तिकाई मरहला है, तो हमें ऑप्टिमिस्टिक भी होना चाहिए। 75 साल हुए हैं हमें सिर्फ, इस 75 साल में बहुत सारी चीज़ें बेहतर भी हुई हैं, लेकिन कुछ और बहुत सारी बेहतरी की ज़रूरत है। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान में जैसे हम सब जानते हैं कि एक बड़ी तादाद है जो नौजवानों की है, जवानों की तादाद, ये इसलिए खुशनसीबी है हमारे लिए कि हमारे यानी रेशियो जवानों का ज़्यादा है, और इसी तरह कराची में भी रेशियो जवानों का ज़्यादा है। अब बहुत ऐसा एक बड़ा तबका है कि जो डिग्रियां हाथ में लिए हुए है मगर उनके पास जॉब्स नहीं है, हुनर हाथ में है मगर जॉब्स नहीं है। तो इसके लिए जवानों के रोज़गार के लिए एमकेएम कोई ऐसा सबब पैदा कर रही है, कोई ऐसी सहूलियात है, कोई ऐसा प्रोग्राम है उनकी नज़र में? यानी अगर उनके पास ये इख्तियारात दिए जाएँ तो वो क्या उनके प्लान्स हैं? लेकिन चूँकि मैं पॉलिटिकली फ़ाल नहीं हूँ गुज़िश्ता कई सालों से, मैंने अपनी तमाम तर काविशें सोशल वेलफेयर और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में लगाई हुई हैं। लेकिन यह है कि पॉलिसीज़ के ऊपर मैं अपना इनपुट देता हूँ, मुख्तलिफ़ औक़ात में आप लोगों के ज़रिए भी देता हूँ। देखें, जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन रही है एज़ अ मेंबर कौमी असम्बली, जो उसमें हमने ऑब्ज़र्व किया वो ये कि एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, पाकिस्तान खुद कफ़ील है ह्यूमन रिसोर्स में, और ऐसी ह्यूमन रिसोर्स जो कि नौजवानों में आती है, यूथ में आती है। अब इनके साथ जो वाबस्ता मसाइल हैं वो हर दौर में रहे हैं। इनकी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं, और तवक्कुआत होनी भी चाहिए, क्योंकि एक आदमी अगर मेहनत करके कोई डिग्री ऑब्टेन कर रहा है तो उस डिग्री की यूटिलाइजेशन के लिए पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ शोबे में अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए जॉब्स की। अच्छा, इसका बराह रास्त ताल्लुक़ मुल्क में साजगार पॉलिटिकल और लॉ एंड ऑर्डर के हालात से है, ईज़ इन डूइंग बिजनेस के कंपोनेंट से है। अगर आप अपने मुल्क में हालात को बेहतर नहीं रखेंगे, या कुछ ऐसे अनासर जो कि मुल्क के हालात को मुख्तलिफ तरीके से ख़राब करने की कोशिश करेंगे, और जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है उसको डिस्टोर्ट करेंगे, तो लोगों की इन्वेस्टमेंट कम होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, यहाँ इसका इमेज ख़राब होगा। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी के जो करता धरता हैं वो ईज़ इन डूइंग बिजनेस के कंपोनेंट को बेहतर नहीं करेंगे, तो कौन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा, कैसे कंपनी डेवलप करेगा, कारोबार, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर को कैसे डेवलप करेगा, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ मादूम होती जाएंगी, तो ब्रेन ड्रेन होता है अमूमी तौर पर। तो हमें ऑप्टिमिस्टिक भी होना है, और जो रूट कॉज हैं, जो असल मसाइल हैं, उसको भी आइडेंटिफाई करके हल करना। आइडेंटिफाई तो हुए मैं, अब यह है कि रूथलेस, मैं तो समझता हूँ ज़ाती तौर पर एक कदम आगे बढ़कर मैं कहने पे मजबूर हूँ कि एक रूथलेस हार्श किस्म के डिक्टेटरशिप की ज़रूरत है, जो कि जिसका दौरानिया 8-10 साल हो, जिसमें इस तरह के तमाम ऐसे एलिमेंट्स को जो कि मुल्क की इमेज को ख़राब कर रहे हैं, मुल्क की तरक्की के में रुकावट और उसमें हायल हो रहे हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। और ये डिक्टेटरशिप के दौर में ही हो सकता है। मैं कहने पे मजबूर हूँ कि शायद इसकी ज़रूरत है, वरना होता हुआ चीज़ें बेहतर नज़र नहीं आ रही। या तो राह रास्त पर आएँ, या मेरा ख्याल है कि कोई मर्द मुजाहिद हो जो कि निकले और चीज़ों को बेहतर करे एक दफ़ा, ताकि चीज़ें सही सिमत में आ जाएँ, वो ट्रैक पर आ जाएँ। अच्छा, अब महंगाई के लिहाज से भी देखिए कि महंगाई जो है वो ज़ाहिर पेट्रोल महंगा होता है तो महंगाई हर चीज़ में आ जाती है, क्योंकि हर चीज़ में ट्रांसपोर्ट शामिल है, पेट्रोल शामिल है। अब ये अलग बात है कि जो मुल्की हालात हैं हमारे यहाँ, जो जंगी हालात चल रहे हैं, लेकिन एक तरफ तो ये एक सिंपल सी बात है कि इंटरनेशनली प्राइस ऐसे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो वो तबका है कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है पेट्रोल की, कि आज कम है कल ज़्यादा महंगे दाम में मज़ीद बेचेंगे, तो इसके लिए कोई कानून हम क्यों नहीं बनाते, या हम इसको क्यों नहीं देखते? देखिए, मैंने जिस तरह के कहा ना कि क़वानीन सारे मौजूद हैं, एक अखलाक़ी ज़िम्मेदारी भी है, लॉ ऑफ लैंड भी मौजूद है, और शरई क़वानीन भी मौजूद हैं, इस्लामी एतबार से भी मौजूद है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मामलात हैं। और दीन इस्लाम तो ऐसा कोड ऑफ लाइफ है कि जिसके अंदर आपको कारोबार ज़िंदगी से लेकर अपने हक़ूक़ लिबाद के दीगर अमूर से लेकर तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो बड़ी ज़िम्मेदारी होती है जब नाप और तोल के हवाले से भी बात की जाती है,
और शरीयत के हिस्सों की बात की जाती है, कारोबार की तरीक़ेकार की बात की जाती है, तो ये आप हाथ में तस्बीह पकड़ कर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे तो आप समझते हैं कि आप बड़ा कारोबार के आप एडवांटेज ले रहे हैं। तो दीन में भी मौजूद है, लॉ लैंड का भी मौजूद है। मैंने सुना था कि हुकूमत को इसके ऊपर एक्शंस भी लेंगी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से। एक इंतहाई गैर अखलाक़ी फ़ेल है जिसमें डिस्पैरिटी क्रिएट हो जाती है, माशरे में अदम तवाज़ुन क्रिएट हो जाता है। तो अब बैनुल-अक़वामी हालात की वजह से वो उसके डायरेक्ट इम्पैक्ट तो पड़ता है। आपनाए हरमुज़ के बंद होने या उसकी बंदिश के बाद बैनुल-अक़वामी ट्रेड में मुतासिर तो होगी और अप्रॉक्सीमेटली 30-25% वहाँ से जो वसाइल हैं वो आते हैं, तो बराह रास्त अफेक्टेड तो होगा। अब उसमें ये देखना यह है कि हम एज अ नेशन कितना सस्टेन कर पाते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी अपनी राय है कि लामोहला आप क्योंकि हाइडल एनर्जी पे इन्हिसार नहीं करते, आपकी फॉसिल फ्यूल के ऊपर एनर्जी होती है, फॉसिल फ्यूल आप इंपोर्ट करते हैं और ट्रेड डेफिसिट भी आपका ऐसी वैसे है, तो हम कारोबारी औकात में तब्दीली कर लें, उससे डेज टाइम सेविंग का कॉन्सेप्ट इमर्ज होकर आएगा। आप रात को मतलब आप कारोबार उस वक्त शुरू करते हैं 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद, आम ट्रेंड है, बहुत बड़ी फ़ख्र की बात नहीं है मुल्क के लिए, हमारे कराची में खास तौर पर। मौला अली अलैहिस्सलाम का कॉल है कि रिस्क तलाश करना हो, रिस्क चाहते हो तो सुबह के टाइम पे निकलो जब रिस्क बढ़ रहा होता है और हम उस वक्त सो रहे होते हैं। उस वक्त सो रहे होते हैं। दुनिया भर के तमाम सिविलाइज माशरे में, कुफ़ार माशरे में, जिसको कुफ़ार कहते हैं हाथ में तस्बीह पकड़कर, वो सुबह कारोबार की एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। आप शुरू करते हैं 12 बजे ज़ोहर के बाद और रात को 12-11 बजे तक जाते हैं। गुल प्लाजा का सानिया ये वन ऑफ द रीज़न कि आप देखें कि वो भागने का रास्ता नहीं निकला, लोग शहीद हो गए। तो ये इस तरह के डे टाइम सेविंग के कॉन्सेप्ट को लेकर आना चाहिए। फिर घर से बैठकर काम करने के रुझान को फ़रोग़ देने के मामलात हैं। फिर जो सेविंग के मामलात हैं, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट कर रही है अपने उन मंजूर नज़र लोगों के ऊपर, उन मंजूर नज़र अफराद के ऊपर थोड़ा सा सख्ती करे, अब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाने शुरू करे, चाहे कोई भी हो। ज़रूरियात से बढ़कर ना बढ़े। हमें डिफेंस की बहुत ज़रूरत है क्योंकि आपके दोनों पड़ोस में ऐसे शयातीन बैठे हुए हैं जो कि शैतान के चीले हैं। एक चंद्रगुप्त मौर्य और 8 शास्त्र के ऊपर अमल कर रहा है और दूसरा जो है वो न जाने कौन सी हिकमत अमली इख्तियार कर रहा है और आलायकार बन रहा है। तो बेहतर तो ये है कि हम एज अ नेशन थॉट प्रोसेस को इमर्ज करके आएँ। नेशनल कैरेक्टर होना बहुत ज़रूरी है और नेशनल कैरेक्टर आपके अमल से बनता है। आपका नेशनल कैरेक्टर अभी क्या है, तो मिनहजुल कौम हमें देखने की ज़रूरत है और मेरा ख्याल है कि चीज़ें हो रही हैं, बेहतर भी होंगी। लीडरशिप की बहुत ज़रूरत है, लीडरशिप का फुक़दान है। जहाँ पर लीडरशिप का फुक़दान होता है इन टर्म्स कि वो एक डायरेक्शन सेट करना बहुत ज़रूरी है और मेरा ख्याल है डायरेक्शन सेट हो गई है पाकिस्तानी कौम की कि हमें तरक्की करनी है, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है। ई कॉमर्स के ऊपर भी बहुत फ़रोग़ की ज़रूरत है। ई कॉमर्स में अब देखें कितने लोग जो इंटरनेट पर अपना कारोबार कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, वो अपना कारोबार ख़ुद कर रहे हैं। इसको भी फ़रोग़ देने की ज़रूरत है क्योंकि अब देखें डिग्रीज़ जो हैं वो हाथों में है लोगों के, मगर मैं इससे हरगिज़ ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि डिग्री हासिल ना की जाए, मगर उसके साथ साथ अब ज़रूरत है कि ऐसा कोई हुनर या ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए कि जिससे नौजवान जो हैं तरक्की की तरफ जाएँ, कमाएँ। ज़ाहिर है हर चीज़ में ज़रूरत पैसा तो है ना, ज़रूरत पैसे की। अब अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जिस तरह से पाकिस्तान को तरक्की मिलनी चाहिए, जो हक़ है पाकिस्तान का, वैसा होना चाहिए क्योंकि अब एक दौर था कि कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता था और आज खंडरात का शहर बनने के दर पे है कराची। और एक दौर था जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इख्तियारात दिए थे MQM को, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने फ्लाईओवर्स बनाए और सारी चीज़ें, शायद आप उसी की तरफ मैं उसी कवानीन की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, ऐसे कवानीन की बहुत ज़रूरत है जो कि बैनुल-अक़वामी तौर पर मरवजा कवानीन है। देखिए कवानीन बनते क्यों हैं? लोगों को फैज़याब करने के लिए बनते हैं, किसी मखसूस तबके को फैज़याब करने के लिए नहीं बनते। हमारे यहाँ क्या हुआ है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना दिया है और जो एक मखसूस तबके को फैज़याब कर रहा है, कुछ मखसूस डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं। कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तक का सफ़र और उस सफ़र के दरमियान कराची की बर्बादी, KDA, LDA, MDA और ये तमाम बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। दुनिया के किसी भी महज़्ज़ब माशरे में आपने सुना कि कचरा उठाने के इदारे का ज़िम्मेदार जो है चीफ़ मिनिस्टर हो? कहीं लोगों के पास तो मुख्तलिफ़ शहरों में तो लोकल पुलिसिंग भी है। अच्छा, कराची में जब हम बात करते हैं कराची की, तो यहाँ पर देखें मुख्तलिफ़ अफ़कार और ख़यालात, मज़हबी रुझान
और मुख्तलिफ वाबस्तगी रखने वाले लिंगुअल बैकग्राउंड के लोग रहते हैं। कराची में अगर किसी एक गली में पानी नहीं आ रहा तो वहाँ पर तो एक मुहाजिर भी होगा, उर्दू स्पीकिंग भी होगा, पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोच, कोई भी हो सकता है ना, सब मुतासिर हो रहे हैं। तो वो कराचियाइट के जो मसाइल क्रिएट हो रहे हैं, वो पॉलिटिकल एलीट, जिसने रूलिंग एलीट है, उसने कंट्रोल किया हुआ है। और जैसे आप बता रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है आज बिलखसूस कराची और बिलमूम पूरे सिंध में तालीम के फ़रोग़ के लिए जो कार्रवाई काम करने चाहिए और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर, वो अनफॉर्चुनेटली जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है, जिसके पास इक़्तिदार है, सूबाई हुकूमत, वो करते हुए नज़र नहीं आ रही। तो आज गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने गवर्नर हाउस को आईटी एजुकेशनल सेंटर में कन्वर्ट कर दिया। माजी में कितने लोगों ने वादा किया था गवर्नर हाउस को हम खोल देंगे, तो अमली जामा किसने पहनाया? आज आपको नज़र आ रहा है कि 50-50 हज़ार नौजवान वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट आईटी ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। यही नौजवान फॉरेन रेमिटेंस लेकर आएंगे। तो अब गवर्नर क्यों बुरा लग रहा है आपको? गवर्नर शायद इसलिए बुरा लग रहा है कि वो लोगों को बिला तफरीक़ ज़ुबान, लिसान, नस्ल या सियासी वाबस्तगी, वो नौजवानों को वो अपॉर्चुनिटी पूरा गवर्नर हाउस खोला हुआ है उन्होंने। और एक अवामी नुमाइंदा तो अवाम के साथ होता है ना, और वो अवाम के सेरेमोनियल साथ पोस्ट नजर है। वो उनके पास कोई चीफ एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, लेकिन अमली तौर पर जामा पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। अफ्तार का इंतजाम हो रहा है, सहरी का इंतजाम हो रहा है, हजारों लोग आ रहे हैं, लोगों से एक वाबस्तगी क्रिएट हुई हुई है। लोगों को मोटरसाइकिलें दी जा रही हैं, बेल ऑफ होप लगा दी है। अल्लाह जज़ाए खैर दे, ये सिंध हुकूमत का काम था। चीफ एग्जीक्यूटिव पावर्स जिसके पास हैं, जिसके पास वजारतें हैं, जिसके पास वसाइल हैं, जिसके पास फंड, और इन तमाम एक्टिविटीज़ में गवर्नर सिंध 1 रुपये सरकारी पैसा नहीं लगा रहे। वो अपने हल्का अहबाब से और अपना पैसा लगा रहे हैं। तो अब ये इसीलिए शायद बुरा भी लग रहा है लोगों को कि मतलब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे लोग। जी, बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब, आप तशरीफ़ लाए। और बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर है जब आप जैसे रहनुमा, सियासी रहनुमा तशरीफ़ लाते हैं तो उनका विज़न क्लियर होता है, लोगों का विज़न क्लियर होता है, उनकी बात पता चलती है कि वो क्या चाह रहे हैं और कानूनी तौर पे क्या मामलात हैं। क्योंकि आवाम को बहुत सी कानूनी पेचीदगियों का नहीं पता होता जो आप लोग आकर बताते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए, और आपकी सियासी जमात MQM को भी खुदा, इनके तमाम कारकुनान को खुदा ये तौफ़ीक दे कि मुल्क पाकिस्तान की बेहतर से बेहतर खिदमत कर सकें और मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद, देखते रहिए इरफान रमज़ान।